विद होल्डिंग टैक्स हमने स्टार्ट किया यस्टरडे। व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स? विद होल्डिंग टैक्स का मतलब है वी आर होल्डिंग द अमाउंट फ्रॉम द पेमेंट और मे बी फ्रॉम द इनवॉइस विच वी नीड टू मेक अ पेमेंट टू वेंडर। जो भी वेंडर को हमें पेमेंट करनी है या इनवॉइस बुक कर रहे हैं उसमें से हम कुछ विद होल्डिंग टैक्स काट रहे हैं विच वी विल मेक अ पेमेंट टू गवर्नमेंट, विच वी विल सबमिट टू गवर्नमेंट। उसके बिहाफ पे वी विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट टू वेंडर कि ये हमने अमाउंट काटा है तुम्हारे इनवॉइस से या तुम्हारी पेमेंट से, विच वी हैव सबमिटेड टू गवर्नमेंट, एंड दिस इज द सर्टिफिकेट फॉर दैट पेमेंट। सो उसका प्रूफ सो होगा सर्टिफिकेट। एंड व्हेन वी आर डूइंग द ट्रांजेक्शन, सो इफ वी आर मेकिंग द पेमेंट फर्स्ट, देन वी विल डिडक्ट एट द टाइम ऑफ payment. If you are receiving the invoice first, then we will deduct the withholding tax at the time of invoice, whichever is earlier. So if you are making the payment, then while making the payment, we will deduct the TDS. So vendor will be 50,000. From our bank, it would be 45,000 and TDS would be 5,000. So we are deducting TDS. And if you are doing invoice first, then we will book expense account debit to vendor to TDS. And then at last we will make a payment of TDS to government, TDS account debit to bank. This TDS payment we need to make on every 7th of the month. Okay, this is same entries. And when we are configuring withholding tax, we need to ask some questions from the business. बिजनेस से हमें ये तीन चीजें पूछनी है बिकॉज वी आर कंसल्टेंट, वी आर नॉट फ्रॉम बिजनेस। हमें नहीं पता कौन कौन से सेक्शन को बिजनेस में चलेंगे और कौन कौन से दे वांट टू हैव इट। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू डिस्कस विद बिजनेस की प्लीज लेट अस नो विच सेक्शंस आर एप्लीकेबल एज पर योर बिजनेस। उनका डिस्क्रिप्शन, उनका क्या रेट है, और उनमें कंपनी कोड, रेट विद कंपनी कोड, रेट विद इंडिविजुअल, बिकॉज विद होल्डिंग टैक्स वुड बी डिफरेंट फॉर कंपनी and rate would be different for individual. So that is why we need rate for company as well as individual. और सेक्शन कोड जो होते हैं ये इंडिया का टर्म है। इन एसएपी वी कॉल इट ऑफिशियल की। तो हो सकता है आपके लेगेसी सिस्टम में यू हैव सेक्शंस बट दैट सेक्शंस इक्वल्स टू ऑफिशियल की इन एसएपी। हम ऑफिशियल की कहते हैं एसएपी में, बट इफ समबडी इज टेलिंग यू सेक्शंस, सो दैट इज सेम थिंग कि ऑफिशियल की है। क्लियर है? सर अभी सिस्टम में कुछ डिफॉल्ट देता है एसएपी हमारे को? नहीं। अच्छा, मतलब सारे हमें खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट? हाँ, हमें सब कुछ खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। बिकॉज ओके। मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। अगर आप ऐसे सर्च भी करोगे और गूगल पे जाके देखो कितने विदहोल्डिंग टैक्स के कोड हैं, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे और सारे कॉन्फ़िगर करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये देखो यहाँ पे 1%, 10, 5, 10, इन सब के नाम दिए हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, देखो कितने सारे हैं बट सारे यूज ही नहीं होंगे। ये बताएगा बिजनेस की कौन कौन से विदहोल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल है उनकी कंपनी के लिए, क्योंकि हर बिजनेस में उनको पता होता है कि नॉर्मली कौन से विदहोल्डिंग टैक्स आते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन वही देंगे, वी विल ओनली कॉन्फ़िगर। ओके सर। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रोफेशनल फी का है 10%, थ्रेश होल्ड है 30,000, टेक्निकल सर्विस का है 2%। अब देखो कितने सारे आ जाएंगे और सारे यूज़ नहीं होते हैं। और आई विल डू वन थिंग, मैं अपना सेकंड फोन भी चार्जिंग पे लगा देता हूँ तब तक। आई विल शो यू माई रियल टाइम सिस्टम ऑल्सो टुडे। एक सेकंड होल्ड कर। ओके सर। ओके, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए सब आपको बिजनेस साइट से मिलेगी।
अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन तो है, बट सेक्शन कोड नहीं है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम बिजनेस, आपको कोई ऐसे एफर्ट नहीं लगाने अलग से। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्फ़िगर, जब बिजनेस देगा तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है सिस्टम को, और क्या क्या डिस्कशन करने हैं। तो फर्स्ट डिस्कशन यू विल हैव इट कि प्लीज प्रोवाइड अस दिस सेक्शंस विच आर एप्लीकेबल इन योर कंपनी, इन योर बिजनेस। फिर उसका डिस्क्रिप्शन, एंड फिर रेट फॉर दैट सेक्शन विद कंपनी एंड विदाउट कंपनी। तो इंडिविजुअल का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है, सो दे विल प्रोवाइड दोज थिंग्स। ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू कॉन्फ़िगर सिस्टम फॉर विद होल्डिंग टैक्स। एससीपी लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की कंट्री जो है हमारे सिस्टम में है या नहीं, और उसको एप्लीकेबल बनाते हैं। तो लेट्स डू दैट थिंग। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन पाथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, विद होल्डिंग टैक्स। फिर आता है यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स एंड एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स। हमें हमेशा यूज करना है एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स, बिकॉज दिस इज द न्यू वर्जन। ये ओल्ड वर्जन है, नो बडी इज यूजिंग विद दिस विद होल्डिंग टैक्स, यू नीड टू यूज एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स। लेट्स गो इन द सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स, बेसिक सेटिंग। सर फर्स्टली इसके विद, अंदर एक सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें नया क्या आया मतलब इसके और अंदर विद होल्डिंग टैक्स और एक्सटेंडेड में, बस इतना। मैंने भी कभी विद होल्डिंग टैक्स किया ही नहीं। जब मैंने भी सीखा था तो आई ऑल्सो लर्न दिस थिंग, बट ओके। इतना पता था कि ये ओल्ड है। नहीं अच्छा। मैंने, एक सेकेंड, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मिसिंग है। जैसे यहाँ पे देखो बेसिक सेटिंग में आपके पास तीन चार ऑप्शन है, कंट्री चेक करना, रिसिपेंट, इनकम टाइप। यहाँ पे देखो रीजन फॉर एग्जाम्पशन, आपकी एग्जाम्पशन भी होती है। आपके यहाँ पे सेक्शन कोड की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है कि मेरे को कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल है, वो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। यहाँ पे है हमारे पास। ओके सर। तो होगा, मतलब मैंने कभी नॉर्मल विद होल्डिंग टैक्स पे किया ही नहीं। आई ऑलवेज वर्कड ऑन एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, यहाँ पे लेट्स गो एंड चेक योर कंट्री। तो योर कंट्री इज देयर, सो यहाँ पे कंट्री के साथ यू नीड टू असाइन व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स की, विद होल्डिंग टैक्स की। वेट, दिस इज फॉर फ्रांस। आई थिंक वी नीड टू ऐड दिस थिंग, आई एन। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। वेट, What is the second column, sir? WC the slash R. withholding tax country region key. So in India, if you want to only apply withholding tax for any particular region, that also you can do it. But we are going to do it for complete India. We are not excluding any state. So we don't need to do anything, or you can do IN. Got Here it. It may you happen that we are in no, India, but again we may you have will not, to you will not see pay the this kind tax. of situation where you need to exclude any state. Yeah. No, what I'm trying to say is that the country region is the first column. So it may हाँ, happen that it may be India हाँ, and WCR, that is withholding tax country region, हाँ। being based out of India, but we will be paying tax for outside India, other than India also. The two नहीं countries were नहीं different. Uh, नहीं 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 नहीं, विद होल्डिंग टैक्स, व्हेन यू आर डूइंग कॉन्फ़िगरेशन विद होल्डिंग टैक्स, उसका आपका खाली इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है। इफ़ यू आर परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड, दैट वुड बी जीएसटी, उसमें लगता है आईजीएसटी। वो होता है mm, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट टैक्स होते हैं उसमें, और जीएसटी होगा उसमें। विद होल्डिंग टैक्स नहीं होता। इन विद होल्डिंग टैक्स फॉर इंडिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन एंटिटी, इंडियन पीपल। लेकिन सर आप ये देखो, अगर उसका नीचे वाला रो देखेंगे ना, नहीं नहीं संतोष जी, ये कंट्री। टेस्ट टेस्ट अच्छा। सिस्टम है। ओके लोगों ओके। ने कॉन्फ़िगर की है, गलत की है, सही की है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप राइट यहाँ सर। देखोगे तो ये क्या मतलब है, के आर मतलब कोरिया, कोरिया के साथ इंडिया, कोई लॉजिक नहीं है। वो कोरियन वो कंपनी है, बट इंडिया के लिए टैक्स पे कर रहा है इंडिया में।
कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सबको गलत कॉन्फ़िगरेशन है। कोरिया विद इटली, कोरिया विद जापान, कोरिया विद कोरिया, कोरिया विद लग्जमबर्ग, मलेशिया, ऐसा कुछ नहीं है। यू ओनली नीड टू सब वर्क। टेस्टिंग कर रहे हैं ना इस पे, हाँ जिस हाँ, तभी तभी कह रहा हूँ टेस्टिंग है। पीपल आर डूइंग टेस्टिंग, तो वो कुछ भी कॉन्फ़िगर करके देख रहे हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट देखो ये होता है आई एन इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया का सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो यू नीड टू कॉन्फ़िगर विद होल्डिंग टैक्स फॉर इंडिया। बाहर से जो माल आएगा या सर्विस प्रोवाइड लोगे आप, उस पर लगेगा आईजीएसटी या इम्पोर्ट। इम्पोर्ट टैक्स होते हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, वो कस्टम ड्यूटी इसको होती हम है। डुप्लीकेट बना के सर अपनी कंपनी का कोड का आगे का डिजिट और आईएन करके बना सकते हैं ना? नहीं तो सर जैसे इन्होंने बना रखा KLM डायनाम, तो हम ऐसे ZIN करके नहीं बना सकते अपना नहीं कोड? नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया ही इंडिया, मैं बट इफ यू आर टेकिंग दिस आईएन दैट इज फाइन। यहाँ पे उन्होंने ऐसे नाम ब्लैंक भी रखोगे तब भी इट इज ओके। हाँ, हाँ। बट तो इससे आईएन, डिनोट हो जाएगा ना कि हमारी कंपनी का है, हमने अपना बनाया, नहीं क्योंकि नहीं यहाँ नहीं पे अभी नहीं नहीं, मल्टीपल्स बने हुए हैं। इसको कहीं आप असाइन करोगे ही नहीं, तो इट इज नॉट गोइंग अच्छा, टू ओनली फॉर योर कंपनी कोड। ओके, ओके, डन। ठीक है, यहाँ पे खाली हम कंट्री के लिए कर रहे हैं कि दिस विद होल्डिंग टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर इंडिया। इसको असाइन हम करेंगे नहीं हम अपनी कंपनी के साथ। अपनी मेरी कंपनी में ऑलरेडी कंट्री इंडिया है, तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं दूसरी कंपनी को बनाता हूँ दैट इज ऑल्सो फॉर इंडिया, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके सर। जितनी भी मैं कंपनी को बनाऊंगा फॉर इंडिया, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज कंट्री। ठीक है, यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ओनली वी नीड टू चेक इंडिया इज अवेलेबल और नॉट। इफ नॉट, यू नीड टू ऐड दैट एंट्री। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी नीड टू डिफाइन द ऑफिशियल की। ऑफिशियल की क्या बताई थी मैंने, व्हाट इज ऑफिशियल की? sections. सेक्शंस। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। विद होल्डिंग टैक्स की is a unique identifier assigned to different tax type or rates within the withholding tax functionality. It serves as a link between specific tax type and the corresponding। ये मैं अभी इसको नहीं आगे पढ़ रहा, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन आगे करेंगे तो आपको समझ आएगा। बट वी नीड टू नाउ कॉन्फ़िगर withholding tax की विच इज ऑफिशियल की, एंड इन इंडिया वी से सेक्शन कोड्स। ठीक है, तो लेट्स सी। ये हमने सेक्शन कोड्स बनाए हैं 194A, 194C, D, H, I, J, Q, 5। अब हम सिस्टम में बनाते हैं। अब मैं जब सिस्टम में जाऊंगा तो इस सिस्टम में इंडिया कंपनी के लिए और ने भी बहुत लोगों ने टेस्टिंग करी होगी। यस। इंडिया के लिए हम कर रहे हैं तो सेम वे अदर पीपल आर आल्सो डूइंग फॉर इंडिया। अगर हम ऐसी ग्रुप की बात करें तो अगर हम सभी इस विथहोल्डिंग टैक्स को कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो इंडिया के लिए ही तो कॉन्फ़िगर करोगे। तो इंडिया अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यू विल फाइंड सम डेटा। ये एसएपी ने नहीं दिया, इट इज कॉन्फ़िगर्ड बाय समवन। किसी ने कॉन्फ़िगर किया है इसको। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर इसमें हम इसमें, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, न्यू एंट्री करो आप। हम नया एक ऐड ही कर लेते हैं जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन सा नहीं है यहाँ पे, अगर इससे कंपेयर करें हम। Wait, इसका परसेंटेज वगैरह हम यहाँ पे नहीं डालते हैं, खाली नहीं ओनली नहीं, द यहाँ नेम। पे खाली, यहाँ पे खाली वी आर गिविंग द नेम कि कौन से सेक्शंस कोड जो है एप्लीकेबल है मेरी कंट्री के लिए। ओके। 194 क्यू भी है, 194 जे भी है, 194 एच। 194 एच नहीं है, हम ले लेते हैं कमीशन ब्रोकरेज 194 एच। 194 एच। ठीक है, हमने अपनी टेस्टिंग के लिए बनाया 194 एच। आप और भी बना सकते हैं, ये खाली एक नाम है। अभी कोई इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फर्दर नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे होगी, कितनी होगी। वो सब हम अभी आगे करेंगे। क्लियर है? याद रखना 194 एच वी विल यूज। ओके सर। ठीक है, नाउ सेव इट, गो बैक। नाउ सी व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू। फिर आते हैं विद होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग। अब इसके बारे में पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। Withholding tax type for invoice posting refer to a specific tax type associated with the deduction of taxes at the time of posting an invoice। ये लास्ट के जो तीन चार वर्ड है, प्लीज सी दिस थिंग, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग एन इनवॉइस।
ये जो कॉन्फ़िगरेशन आई एम गोइंग टू डू विद होल्डिंग टैक्स टाइप, इट इज एप्लीकेबल फॉर पोस्टिंग द इनवॉइस. It indicates the category or type of withholding tax applicable to the transaction. This features ensure that the correction amount of tax is withheld. Withheld means we are deducting the amount from the invoice and reported to the tax authority during the invoice posting process in compliance with tax regulation. Okay. We were doing two things. One is making the payment and second one is posting the invoice. And as I told you, we need to deduct the withholding tax whichever is earlier. So in India, you need to deduct the tax in both side, advance payment and invoice, whichever is earlier. But you will deduct only once for particular invoice. But if you are making the payment in advance, you will deduct the tax in advance. So इसलिए हमें दोनों के लिए कॉन्फ़िगर करना है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू विद होल्डिंग टैक्स टाइप एट द टाइम ऑफ इनवॉइस पोस्टिंग. अगर आप इनवॉइस की पोस्टिंग कर रहे हो तब मुझे टैक्स काटना है, तो उसके लिए मुझे टैक्स टाइप बनाना है. सेकंड, आई विल क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट. तो टैक्स टाइप बनाएंगे दो टाइप से, एक इनवॉइस के लिए, एक पेमेंट के लिए. क्लियर है? यस. अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं. बेसिक सेटिंग को क्लोज करते हैं. कैलकुलेशन टैक्स टाइप. टैक्स टाइप देखिए दो टाइप की है, एक इनवॉइस पोस्टिंग के टाइम पे, एक पेमेंट के पोस्टिंग के टाइम पे. मैंने कल भी मेंशन किया था, ओनली इन इंडिया आपको दोनों कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं. बट मैंने जैसे अराउंड 30 कंट्रीज के लिए विदहोल्डिंग टैक्स किया, तो वहां पे मैंने कभी भी किसी दो कंट्री के लिए दोनों कॉन्फ़िगर नहीं किए. खाली इंडिया में हमेशा दोनों पोस्टिंग के लिए कॉन्फ़िगर किए हैं. बाकी कंट्रीज में मैंने क्या देखा है कि इधर इट विल बी एप्लीकेबल ऑन इनवॉइस और पेमेंट. कंफ्यूजन ही नहीं रखते कि कौन सा पहले आई, इनवॉइस आया या पेमेंट आई. जो उनका एक रूल है कि इनवॉइस के टाइम पे ही विदहोल्डिंग टैक्स काटना है या पेमेंट के टाइम पे ही काटना है. इंडिया की तरह नहीं कि या इनवॉइस आया पहले तो इनवॉइस पे काटो, पेमेंट आया तो पहले पेमेंट पे काटो. वो बिजनेस को डिसाइड करना पड़ जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है उनको कि दिस इनवॉइस, अगेंस्ट दिस इनवॉइस डिड आई मेक एनी पेमेंट. अगर हाँ तो उसके अगेंस्ट में मैंने टीडीएस काटा है नहीं काटा, तो वो बड़ी कंफ्यूजन रहती है. बट वी आर कंसल्टेंट, उसके लिए हमें तो कुछ नहीं सोचना. बट हाँ, वी विल कॉन्फ़िगर द सिस्टम सो दैट बिजनेस कैन यूज इट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस एज वेल एज एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो लेट्स गो टू एट द टाइम ऑफ इनवॉइस. इंडिया. अब ये सब लोगों ने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, बट अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सेक्शन कोड के लिए 194H के लिए. ठीक है, अब उसको यूनिक सा नेम देना पड़ेगा. सर कंपनी कोड ही दे दो ना, जीजी. अच्छा दे रखा है यहाँ पे भी, जीजी यूज किया हुआ है. 194H यूज किया तो H1 दे देता हूँ, अगर H1 नहीं है तो HP. ठीक है, H1 दे देते हैं. तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं H1. इसको कहते हैं 194H कमीशन ब्रोकरेज. ठीक है, यहाँ पे आई हैव गिवन द नेम H1 विद होल्डिंग टैक्स फॉर इनवॉइस. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, इट इज ग्रोस अमाउंट. यहाँ पे राउंडिंग अप रूल लगाया. मेन थिंग यहाँ पे आपको समझना है, नो एक्यूमुलेशन. अब इसको एक्सेल में समझते हैं. नो एक्यूमुलेशन, किसी को इसका आइडिया व्हाट इज नो एक्यूमुलेशन? मतलब इसका कोई accumulated tax amount calculate नहीं होगा. It will be calculated on that particular either payment particular invoice only. ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये 10% का हम ले लें प्रोफेशनल सर्विस. एक्सेल में आते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया कि प्रोफेशनल सर्विस का जो है थ्रेशोल्ड है 30,000 का. सेकेंड. ठीक है, ये मेरा थ्रेशोल्ड है, ये मेरा रेट है, ये मेरा हो गया नेचर ऑफ पेमेंट. ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है कि टिल 30,000 दिस सर्विस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. मतलब 30,000 तक अगर आपका इनवॉइस आ रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट द विद होल्डिंग टैक्स फॉर दिस सर्विस.
ठीक है। मेरे पास इनवॉइस आया, इनवॉइस फर्स्ट, यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस आया 25,000 का। बट अगर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है विद होल्डिंग टैक्स, तो वी कैन डिडक्ट द विद होल्डिंग टैक्स और नॉट, इट्स अप टू अस, वी नीड टू डिसाइड। As per government, do I need to collect 10% withholding tax from this vendor? नो। No. So it is invoice amount. It is withholding tax. Okay. Now second invoice आता है। फर्स्ट Second वाला, invoice आता है फर्स्ट वाला हम क्यों नहीं लेंगे? फर्स्ट वाला because रहना चाहिए ना। 30,000 तक नहीं आया, थ्रेशोल्ड है ओके ओके, 30,000 बिफोर थ्रेशोल्ड। टैक्स। ओह समझ गया, समझ ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते 10%। ठीक है, अब मेरे पास अगला सेकंड इनवॉइस आया 3,000 का, मुझे अभी टैक्स लेना चाहिए? नो। नहीं, नो No, क्यों? sir. सर, अभी उसकी It is थ्रेशोल्ड लिमिट अभी पार ना हो। 28,000, right? पुनीत सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। हम्म, हेलो सर, ये जो आपने लिया है पेमेंट, ये सर्विस, ये तो पेमेंट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस लिया है, नेचर ऑफ पेमेंट। लेकिन हमारा तो सर वो है ना, ब्रोकरेज, कमीशन ब्रोकरेज। तो वो देख, उसके लिए तो डिफरेंट होगा ना, ये सबके लिए सेम होगा 10%? ये 30,000 से कम थ्रेशोल्ड। मैं तो आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ खाली। ओके। मैंने तो कहा ही नहीं कि हम ब्रोकरेज ले रहे हैं तो यहाँ पे ब्रोकरेज, वो तो मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल उठा के दिया गवर्नमेंट की साइड से कि ओके। प्रोफेशनल सर्विस की थ्रेशोल्ड 30,000 है। सबकी थ्रेशोल्ड अलग है, यहाँ पे बिजनेस इसकी 20,000 है, इसकी 50,000 है, इसकी 2,40,000 है, ओके। सबकी अलग है। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी नो एक्यूमुलेशन का मतलब, ओके। बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी चीजें तो डिफॉल्ट होती हैं, दिस कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसका आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके। ಇಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪೌಡರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. तो सर जैसे हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने सिस्टम में एट अ हाँ, टाइम ऑफ, जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे एट अ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो सर मेनली हमें सर्च करना पड़ेगा कि मतलब किस पे मेरा क्या है, और उस बिहाफ पे हम उसको हम नहीं एक्यूमुलेशन में रखेंगे, एक्यूमुलेशन में रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई ध्यान नहीं रखना। मैं हम्म। वही समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको हमेशा इसको नो एक्यूमुलेशन रखना है, हमेशा नो एक्यूमुलेशन रखना है। ओके। अगर मुझे खाली इतना बताना होता कि नो एक्यूमुलेशन रखना, बिकॉज रखना आपको हमेशा नो एक्यूमुलेशन ही है। ओके। मैं वाई एम टेलिंग यू दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके। ओके। ताकि इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप आंसर दोगे तो इट वुड बी इजी फॉर देम टू एनालाइज कि आपको कितनी नॉलेज है। ओके। आप तो कह दो कि हमेशा वी नीड टू टेक नो एक्यूमुलेशन, वो कहेगा, ठीक है यू आर टेकिंग, बट व्हाट इज द रीजन? अगर मेरे एक वेंडर का इनवॉइस 30,000 की थ्रेशोल्ड है और पूरे साल में 28,000 का इनवॉइस आया है, तो हम टैक्स डिडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वी हैवंट एबल टू डिडक्ट द टैक्सेस। बट अगर आप यहाँ पे नो एक्यूमुलेशन कर रहे हो तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं हर इनवॉइस पे टैक्स काटूंगा, चाहे वो यस। 2,000 का हो या 3,000 का हो। हम्म। तभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पे तो नो एक्यूमुलेशन रखना है आपको, ये रट्टाफिकेशन लगा लो। बट ओके। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर पिकिंग नो एक्यूमुलेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने सर्विस ली, ब्रोकरेज ली, कमीशन ली, कुछ भी लिया, उसकी थ्रेशोल्ड है 30,000। ಏನು ವೇಗ ಧ್ಯಾನ ಏನು ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವು ठीक है, तो टेन ಅನ್ನೋದು परसेंट ऑन दिस वन आई एम नॉट डिडक्टिंग। ಅದರೊಡ ಇನ್ನೂ पंद्रह सेकंड गो ऑन म्यूट। ठीक है, कर दिया। तो अभी फर्स्ट इनवॉइस आई हैव रिसीव फॉर 25,000। अब विद बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड आई एम नॉट डिडक्टिंग द टैक्स ऑन दिस इनवॉइस। सेकंड इनवॉइस आया 3,000 का, इस पे भी नहीं काटा। अगला इनवॉइस आता है 2,000 का, डिड आई डिडक्ट लाइक? यस, पूरे पे कटेगा सर, अब 30 पे। नहीं, अभी भी थ्रेशोल्ड है। क्यों सर, 25 और 5 30 हो तो गया सर। थ्रेशोल्ड तो 30,000 और 30,000 से ऊपर सर, 30 30K है तो नहीं कटेगा अभी तक। नहीं कटेगा सर। 30 तक तो नहीं कटेगा। ओके। तो अभी भी मेरा जीरो ही आ रहा है। यहाँ पे मैं टैक्स अमाउंट ले लेता हूँ, ये मेरा टैक्स अमाउंट है, जीरो। ठीक है, अब अगला इनवॉइस आया, फोर्थ इनवॉइस आया सपोज मेरा 5,000 का। अब मेरा कटेगा, हाँ सर, कटेगा, पूरे 35 पे कटेगा। एक सेकंड में, 35 नहीं, मैं इसको करता हूँ 1,000। अब हाँ। कटेगा हाँ सर, कटेगा 31 पे। 31 पे। 31 पे कितना कैलकुलेशन हो जाएगा टैक्स का? 3100। 3,100। ठीक है, 3,100 हो जाएगा।
ये मेरा टैक्स का अमाउंट हो गया 10%। बट जब मैंने यहाँ पे जीरो लिया, यहाँ पे जीरो लिया, यहाँ पे जीरो लिया, अब मैं इसकी इन्वॉइस की पेमेंट भी कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, मेरे पास अभी इन्वॉइस आया 1,000 का। अब मैं 1,000 में से 3100 रुपये कैसे काटूं? उसका करेक्ट। उसका आंसर क्या मिलेगा? मतलब मैं 1,000 रुपये का इन्वॉइस है एंड आई नीड टू डिडक्ट 3,100 एज अ टैक्स। मैं कैसे कलेक्ट करूँ ये? और वेंडर उसके बाद कोई सर्विस दे ही नहीं रहा उस साल में। तो मेरे को तो 2,100 रुपये का कम है टैक्स, मुझे 2,100 रुपये कलेक्ट करने हैं अभी उससे, वेंडर से। वो मैं करूँगा कैसे? Yes, sir. That's what you are using the accumulation tax, Yeah, right? that is why I am saying every time we need to use no accumulation. इनवॉइस कितने का भी आए, आई एम गोइंग टू डिडक्ट द TDS। मैं यहीं पे 10% काट लूंगा, मैं हर बार काटूंगा। नहीं, बट अगेन अगर टैक्स आप विल कह रहे बी, हो कि ये वाला इनवॉइस मेरे पर नहीं आएगा, मेरा टोटल 30,000 का, तब तक लगना नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आप डिडक्ट करोगे, आप वेंडर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दोगे, वेंडर उसका रिफंड लेगा। ये मेरे को बनता ही नहीं था। नाउ आई एम फाइलिंग द रिटर्न और मुझे उसका रिफंड आएगा 3,000 रुपये का। आप किसी वेंडर के पीछे भाग नहीं सकते। 100 वेंडर, ये तो एक एग्जांपल है। आपकी कंपनी होगी तो उसमें कम से कम 1,000 वेंडर होंगे। 1,000 वेंडर में आप ये नहीं चेक करते रहोगे कि एक्यूमुलेशन है, नो एक्यूमुलेशन। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू डिडक्ट द TDS। अगर उसका नहीं कटना चाहिए था, तो वो गवर्नमेंट को फिल करेगा ITR वाईटीआर जो फिल करते हैं इनकम टैक्स की, एंड दे विल गेट द रिफंड ऑफ 3,000 रुपीज। नहीं तो सर, इस अगर अगर जैसे हमें, जैसे आप बोल रहे हो कि पहले इनवॉइस में हमने पेमेंट कर दी 25,000, देन 30,000, 3,000, देन 2,000। और सर अगर अगर सर पेमेंट ही नहीं करता, फिर तो होना चाहिए था ना, क्योंकि हमारी तो फिर इनवॉइस बची नहीं ना, वो तो उसकी ऑलरेडी पेमेंट हो गई। अभी तो हमारी पेमेंट लेफ्ट है, तो उस बिहाफ पे तो हमारा कटेगा ना। एक काम करते हैं, कटेगा ठीक है, बट कितना ध्यान रखोगे? सिस्टम में आपके पास लाखों इन्वॉइस हैं। ओके। ये मेरा इन्वॉइस आया जनवरी में, ये मेरा इन्वॉइस आया मार्च में, ये मेरा इन्वॉइस आया सितंबर में, ये मेरा इन्वॉइस आया दिसंबर में। ये तो आप पेमेंट हर महीने कर ही चुके होगे ना। यस यस जनवरी यस। की जनवरी फरवरी में कर दी होगी, मार्च की अप्रैल में कर दी होगी, सितंबर की अक्टूबर नवंबर तक कर दी होगी, यस। दिसंबर को इन्वॉइस आया। और ये तो मैं 4 इन्वॉइस हैं, तभी आपको ये देखने में लग रहा है कि हम ऐसे सोच सकते हैं। सपोज आपके पास लाख इन्वॉइस हैं इस कस्टमर के, तो फिर नहीं कर पाओगे ना, फिर कहाँ देखते रहोगे किसके लिए काटा था, फिर क्या, फिर सारी कैलकुलेशन करते रहोगे। यहाँ पे तो 4 इन्वॉइस है, तो हमने इसको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया। अब उस वेंडर का सारा चेक करते रहोगे कि लाख इन्वॉइस आए थे इसके इस साल में, हमने शुरू के 4 इन्वॉइस में नहीं काटा था क्योंकि वो बस 30,000 की लिमिट थी। फिर उसके बाद काट रहे हैं, तो पहले 4 इन्वॉइस ढूंढोगे कि पेमेंट हुई है नहीं हुई, कब हुई है। इसलिए हमेशा वी नीड टू सेलेक्ट नो एक्यूमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन में। सर एक सवाल है, हम्म। जो इंडिविजुअल WS has to be deducted on the individual invoice only, right? Now, why at the accumulation level? For example, ये जो 30,000 जो threshold दिया हुआ है, हम्म। that should be on the individual invoices, नहीं नहीं, not on the total दैट invoices. इज कंप्लीट फॉर द ईयर, ये इंडिविजुअल इन्वॉइस का नहीं होता। अगर इंडिविजुअल इन्वॉइस का हो ना, तो वेंडर क्या करेगा, हमेशा इन्वॉइस देगा आपको 29,000 का। फिर कभी विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा। अच्छा, सबके आप पास। बोले कि अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप अगर 23,000 तक एक साल तक है। हाँ, तो सबका देखो, रिलेशनशिप सबका होता है। कोई भी अगर कंपनी में बिजनेस करने आता है तो पहले उनकी मीटिंग मीटिंग होती है। वो कहता है मेरे को 2900 रुपये का टैक्स बच जाएगा, मैं आपको 1,000 रुपये सस्ता दे देता हूँ माल। राइट। दोनों का फायदा हो गया। या वो कहेगा कि मैं 2,000 रुपये सस्ता देता हूँ आपको, मैं जो है इनवॉइस आपको इतने का कर दूंगा। 1,500 का आप फायदा लो, 1,500 का मैं लेता हूँ। तो एक्यूमुलेशन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। ये थ्रेशोल्ड है कंप्लीट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है संतोष जी। गॉट इट सर, अंडरस्टूड। एंड इसका आंसर हम शॉर्ट में क्या देंगे इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू? Interview शॉर्ट में will क्या ask देंगे you सर? what is no accumulation. No accumulation means we are doing the setting in the configuration. No accumulation means we are going to deduct the withholding tax on each and every invoice. We are not going to wait for the threshold to complete and then we will deduct. We will deduct the withholding tax on every invoice whatever we are getting. अंडरस्टूड। ठीक है। सागर सुरेंद्र चंद्रशेखर। So you can tick the no accumulation. It will individual invoice tax will be get deduct, sir. हाँ हाँ। बट सर, जैसे संतोष जी ने पूछा ये चीज
ये अच्छा क्वेश्चन था कि सर जैसे हमारे 29,000 अगर हमारी सिंगल इनवॉइस ही आई जो मेरी 30,000 से कम है और 29,000 की है, तो उस पे तो हमारा सर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमारा भी टीडीएस काटना नहीं बनता ना, मतलब अगर सिंगल इनवॉइस आई मेरी 29,000 की तो उस पे आपको तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको 31 मार्च को एक इनवॉइस आ रहा है 29 हजार का, तब मैं सोच सकता हूँ, तब भी नहीं सोच सकता। आपको सुबह अच्छा। 12 बजे 29 हजार का इनवॉइस आया 31 मार्च को, 31 मार्च को 29 हजार का इनवॉइस आया, 2 बजे आपको 20 हजार का और इनवॉइस आ हेलो। गया। कहाँ कहाँ सोचते रहोगे कि मेरे को एक्यूमुलेशन करना है नहीं करना है। आप डिडक्ट करो, उसको सर्टिफिकेट दो, वो रिटर्न भरेगा, रिफंड ले लेगा अगर उसका नहीं बनता होगा। अभी आप जॉब करते हो, यस। आपका टीडीएस कटता है, यस। तो वो कुछ नहीं देखते कि आपका ज्यादा है कम है, वो अपना सेफ साइड पे ज्यादा ही काट के चलते हैं। और हम्म। बाद में आप रिटर्न भरते हो, रिफंड बनता है तो आप रिफंड लेते हो। मैं हर साल रिफंड ही लेता हूँ। सर मेरा भी कटा इस बार तो। खाली टैक्स नहीं कट रहा, सबका सब कुछ कट रहा है। बताते नहीं है, लास्ट में बता देंगे लास्ट महीने में आपका ये कट रहा है बस। हाँ, मैं कहता हूँ टैक्स कटेगा, अगर ज्यादा कट गया तो यू विल गेट द रिफंड, कम कटा तो यू विल पे मोर। ओके। ठीक है, तो नो एक्यूमुलेशन करना हमेशा। हमें नहीं सोचना कि पहला इनवॉइस 29 का है फिर 30 का है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको डिडक्ट करना है टैक्स जिस ठीक है। पे इनवॉइस आएगा या पेमेंट करोगे, उसका ठीक है लॉजिक है। सर। बिकॉज हम नहीं कैलकुलेशन करना चाहते सिस्टम में कि कितने इनवॉइस आ गए कितने नहीं आए। फिर उसमें अगर मैं लास्ट का इनवॉइस मेरा 1 हजार का है और मेरे को काटना है 3100 रुपये, तो मैं कैसे काटूंगा, मैं काट ही नहीं पाऊंगा। तो सर जब हम मैं थोड़ा सा आगे का पूछ रहा हूँ, जब हम इनवॉइस बुक करेंगे इसका, तो सिस्टम हैं, ऑटोमेटिकली काट लेगा या फिर हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमें काटना है या नहीं? हमें बताना है, हमें बताना ओके ओके ओके। है। ठीक है, अब इसका आगे फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसकी सेक्शन हमने जो ऑफिशियल की बनानी है वो बनाते हैं। वो लॉग आउट हो गया। सर आप अब रियल टाइम वाला भी दिखा रहे थे ना? अभी दिखाऊंगा, अभी अपना ओके। कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हमने तो कर लिया था। ये हमारा इनवॉइस टाइप के लिए है। मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ, तो देता हूँ H1, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 194H प्रोग्रेस सेव। ठीक है, इसको देख लेते हैं। नो एक्यूमुलेशन, राउंड अप, राउंड अप करना राउंड डाउन करना इट्स अप टू यू। बाकी चीज़ें डिफॉल्ट है। बेस अमाउंट टैक्स कोड लेवल पे होगा, भी टैक्स कोड क्रिएट करेंगे। ये भी दो, ये भी हमने टैक्स टाइप क्रिएट किया है। अब चलते हैं बैक। ये जो आपने H1 बनाया ना, रिमेंबर दिस थिंग, H1 इज फॉर कमीशन ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। ये जो बनाया हमने एट द टाइम ऑफ इनवॉइस बनाया टेक्स्ट टाइप। नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं एच वाला अवेलेबल है कि नहीं। एच में H2 तो नहीं है, H5 तो अपन H1 क्रिएट कर लेते हैं। सर इस ये जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हमें ये एसपीआरओ से जाना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है टी कोड? विद होल्डिंग टैक्स के टी कोड नहीं है। ओके। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हाँ वही मेरे को। एडिशन हाँ ठीक है, नहीं है। विद होल्डिंग नीचे नहीं, टैक्स। वो मेरे को भी लग रहा था नीचे है, राइट साइड में दिखते हैं ना सर, नीचे कोने पे भी दिखते हैं जहाँ एस फोर आना 2023 हाँ लिखा। हाँ हाँ। तो ठीक है। इस विद होल्डिंग टैक्स के कॉर्नर टी कोड नहीं है, यू नीड टू गो बाय दिस। ओके। डन। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसको सर सेम नेम नहीं दे सकते, लाइक वी आर गिवन दैट टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस, राइट? सो कांट वी गिव द सेम नेम फॉर पेमेंट तो आल्सो? आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। दे सकते हैं वैसे, आप दे सकते हैं, टैक्स कोड अलग क्योंकि बन रेट जाएगा। तो सेम है, थ्रेशोल्ड भी तो सेम है। हाँ हाँ, नहीं सेम नेम दे सकते हैं। बिजनेस से हाँ हाँ। डिस्कशन होगा आपका कि आप हाउ यू वांट टू कॉन्फ़िगर। अगर सेम क्रिएट करना चाहते हैं सेम क्रिएट करिए। टैक्स कोड अलग होगा, टैक्स कोड के बेस पे जो है कैलकुलेशन होगी। But it's easy, right? Why are you saying it's been confused? It will be एक confused, सेकंड, it'll be नहीं easy. नहीं, टैक्स टाइप आप सेम नहीं कर सकते। अगर हाँ। परसेंटेज सेम है तो टैक्स कोड सेम कर सकते हैं, टैक्स टाइप नहीं कर पाएंगे। वो भी मैं बताता हूँ उसका लॉजिक क्या है। हम्म। अभी 60 में जाते हैं।
देखते हैं कौन सी कंपनी कोड में विथहोल्डिंग टैक्स है हमारे पास। ये ना यहाँ पे आपको टैक्स टैक्स कोड आ रहा है। हाँ, टैक्स टाइप सेम कर सकते हैं, टैक्स कोड नहीं कर सकते। अभी हम टैक्स कोड भी बनाएंगे, तो टैक्स टाइप तो वी कैन हैव इट सेम, बट टैक्स कोड नहीं रख पाओगे। वो आपका डिस्कशन है बिजनेस के साथ कि आपको टैक्स टाइप सेम रखना है तो सेम रखो, अगर डिफरेंट रखना है तो डिफरेंट रख सकते हैं। So they will say that you decide because they don't understand tax type. नहीं नहीं नहीं, आपको उनसे को समझाना पड़ेगा कि टैक्स टाइप किस लिए है। इनवॉइस क्योंकि बिकॉज जब वो पोस्टिंग कर रहे हैं, इनवॉइस की पोस्टिंग वही करेंगे, पेमेंट की पोस्टिंग वही करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा टैक्स टाइप क्या है, इनवॉइस के लिए कौन सा मेरा टैक्स टाइप है, पेमेंट के लिए। अच्छा, that is another perspective. But one more thing is that आपका जो threshold है कि tax rate है for a particular service category, like हम्म, brokerage, commission brokerage, right? The हम्म, threshold is 30, irrespective of invoice or payment. The threshold is 30,000. हम्म। तो मैं अगर if I keep a standard tax type, it doesn't make any difference whether I'm deducting from the payment or invoice. डिफरेंस आएगा सर, कॉन्फ़िगरेशन अलग कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस भी डिडक्ट करने का अलग होगा। अच्छा, मतलब जो मैंने अभी आपको ठीक है, आपकी फिर एप्लीकेशन दिखाया, हाँ सर। अगर मेरा टैक्स टाइप इनवॉइस के लिए है तो उसकी कैलकुलेशन जो है मेरे को इनवॉइस पे दिख जाएगी कि मैं कितना डिडक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा टैक्स टाइप पेमेंट के लिए है तो आप सेलेक्ट तो इनवॉइस के टाइम यहाँ पे इनवॉइस के टाइम पे करोगे, पर पेमेंट पे काटोगे तो उसकी एंट्री जो है वो पेमेंट के टाइम पे दिखेगी आपको। वो मैं आपको हम्म, दिखाऊंगा। तभी इसके लिए आपको अलग अलग क्रिएट करना ही पड़ेगा। मतलब सेम टैक्स टाइप सेम नंबर रख सकते हैं, बट आपको कन्विंस करना पड़ेगा बिजनेस को, इफ यू वांट टू हैव इट सेम। वो क्यों सेम रखना चाहते हैं, टैक्स कोड अलग होगा, वो उससे समझ आ जाएगा उसको कि ये मेरा टैक्स कोड इसके लिए है, कमीशन के लिए। बट उस टैक्स कोड से उसको वो नहीं समझ आएगा कि ये मेरा इनवॉइस के लिए या पेमेंट के लिए है। क्योंकि so जब ideally the best practice is to keep it separate. नहीं, इसमें आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। ये आपको बिजनेस का डिस्कशन करने के बाद उनको जो सुटेबल लगेगा दे विल डिसाइड। कई Okay, कंपनियों में okay. सेम रखा है हमने, मोस्टली में मैंने अलग ही रखा है, बिकॉज इट Okay. इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट बिजनेस को तो उतना एसएपी नहीं आता ना, उसको तो ट्रांजेक्शन करनी आती है खाली। Hmm. तो इफ यू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव तब समझ आएगा कि इजी चीजें रखोगे, इट वुड बी, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। नहीं तो अगर उनको कंफ्यूजन सी लगेगी तो उनको समझ नहीं आएगा, बिकॉज Yes, yes. उनको खाली पोस्टिंग करनी है, उनको जितना बताया जाएगा उनको उतना ही समझ आएगा। कोई कोई बिजनेस Hmm. यूजर होता है जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छी नॉलेज होती है, तो उनको जल्दी समझाना इजी भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए Right. हम HA बनाते हैं, 94 एच लोकेशन। Sir, tax type number क्या है? Is it given by the SAP at the client level? ये इट इज गिवन बाय एसएपी। Okay, ये okay. ग्रेड आउट है, ये एसएपी ने क्रिएट किया है। ये हुआ एक लेटेस्ट नंबर कि पहले भी देखो कईयों ने बना रखे हैं टेक्स्ट टाइप, तो इसमें एक नंबर दिया 146 नंबर, जो सा अवेलेबल होगा उस पर बना दिया होगा। Yeah. जैसे यहाँ पे देखोगे ना सीक्वेंस, यहाँ पे 2 थी, ये 77, तो मैंने अभी इसको कॉपी किया था इसलिए 77 दिखा रहा था। नाउ गो हाँ, टू माई HA, वो चेंज हो गया होगा, ऊपर रहेगा सर। हाँ, अच्छा। देखो 210 हो गया। हम्म, वो जब मैंने कॉपी किया था 02 को किया था, जैसे 77 दिखा रहा था। अब आप बाकी को भी देखोगे तो डिफरेंट होंगे, 49। एक ये यूनिक नंबर है, ये एससीपी का वो है पर्पस कोई, got it. बट इसका कभी हमारे को यूज़ नहीं हुआ, ना ही होगा कभी। ठीक है, आपने दो टेक्स्ट टाइप बना ली, एक इनवॉइस के टाइम के लिए, एक पेमेंट के टाइम के लिए। हम्म, पेमेंट के टाइम पे सर वहाँ बनाया। पे और एक चीज, हाँ वहाँ पे और एक चीज था कि द मैनुअल टैक्स अमाउंट, कैलकुलेट टैक्स अमाउंट मैनुअली। इस पे हाँ डबल क्लिक करिए ना, नीचे कंट्रोल्स में मैनुअल टैक्स अमाउंट। हाँ, मैं ये मैनुअल भी कर सकते हैं आप इसको, अगर हाँ आप सर, इफ यू नीचे वाला। मतलब जैसे आपके 30,000 का इन्वॉइस आया था, ये 29,000 का, हम्म, आप कह रहे हाँ। हो इस 29,000 रुपये में से मुझे टैक्स जो है 25,000 रुपये में काटना है, तो वो भी कर सकते हैं। हम्म, दैट इज मैनुअल। अगर आप खाली HA लगाओगे टैक्स टाइप और यू आर सेइंग टू सिस्टम कि अपने आप 10% काट लो,
तो दैट इज सिस्टम इज कैलकुलेटिंग। बट अगर आप कह रहे हो कि मैं 25,000 रुपये में टैक्स लगाना चाहता हूँ, तो कुछ आप मैनुअल इंटरवेंशन कर रहे हो, दैट इज वन केस। और आप कह रहे हो इस 29,000 पे तो कैलकुलेशन 29,000 पे चाहिए, बट मुझे 10% की जगह ना 5% चाहिए, तो यू विल डू वन थिंग। आप कहोगे कि टैक्स जो बनता है 1450 का बनता है, तो यू विल एंटर दिस टैक्स अमाउंट मैनुअली। तो ये हो गया मैनुअली, वो हम समझेंगे टेस्टिंग में कि कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये सब सिलेक्शन क्या है, ये मैनुअल क्लिक किया जाता है? हाँ जो हाँ हाँ काउंटर में दो है। ओके, बेस अमाउंट, बेस मैनुअल प्लस मैनुअल टैक्स अमाउंट, ये दोनों। हाँ हाँ, किया जाता है, ओके। किया जाता है। ठीक है। सेव करते हैं। दो टैक्स टाइप बना दिया हमने, एक इनवॉइस के लिए और एक पेमेंट के लिए। पहले इसको थोड़ा ठीक कर। एक्सचेंज रेट इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती, इसकी भी नहीं करनी, इसकी भी नहीं करनी। नाउ वी नीड टू डू क्रिएट द टैक्स कोड। मैं आता हूँ पहले एक्सेल पे। आपने बनाया H1 HA, ये बनाया इनवॉइस के टाइम पे, ये बनाया पेमेंट के टाइम पे। ठीक है, ये है मेरा टैक्स टैक्स टाइप। अब ये मैं बनाऊंगा टैक्स कोड। ठीक है। अब आते हैं डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स कोड। कंट्री इंडिया, इसी को कॉपी करके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लेंगे टैक्स टाइप। कौन सा टैक्स टाइप? पहले हम ले रहे हैं H1। H1 का है, दिस इज माई H1। यहाँ पे देखो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये इनवॉइस के लिए या पेमेंट के लिए, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो दिस इज फॉर इनवॉइस। वो हम लिख लेते हैं, या तो इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। दूसरे वाले में लिख देते हैं पेमेंट। ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट द टेक्स्ट कोड। कॉपी कर लेते। पहले में देना है हमने H1 विच इज फॉर इनवॉइस। अब एक टेक्स्ट कोड का नाम देना है मुझे। टेक्स्ट कोड का नाम दे देते हैं, सपोज क्या नाम दिया जाए? सेम नेम H1। हाँ, H1 दे सकते हैं, बट पहले देख लेते हैं कोई H1 से टेक्स्ट कोड क्रिएट तो नहीं है। वैसे नहीं होगा, कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा ऐसा। H1 ये कॉम्बिनेशन किसी ने बना रखा है, तो ये नहीं क्रिएट कर पाएंगे हम। तो टेक्स्ट टाइप तो H1 ले लेंगे, टेक्स्ट कोड हमें दूसरा लेना पड़ेगा। या तो HZ ले लेते हैं अपने के लिए। H1 तो हमारा टेक्स्ट टाइप है ही इनवॉइस के लिए, इसको HZ कर देते हैं। एंड यहाँ पे 194H लगानी है हमारे को, जो हमने बनाई थी ऑफिशियल की। अब देखो, जो हमने वहाँ पे ऑफिशियल की बनाई थी, सेक्शन कोड बनाए थे, नाउ वी आर लिंकिंग, इसको लिंक करेंगे और यहाँ पर हम परसेंटेज बताएंगे। तो अब इस सेक्शन कोड के लिए, इस ऑफिशियल की के लिए परसेंटेज यहाँ से आ रही है। तो आप देखिए, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑफिशियल की है, तो ये लिंकिंग हो गई है। इसके अंदर परसेंटेज है, इसके अंदर अपना टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट कोड लगा रहे हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे 194H कमीशन ब्रोकरेज। अब यहाँ पे बता रहा है कि बेस अमाउंट क्या होगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 29,000 का इन्वॉइस आया है, मैं इस पूरे पे टैक्स लगाना चाहता हूँ या 50% पे लगाना चाहता हूँ, तो दैट इज व्हाट यू आर मेंशनिंग हियर। आप कह रहे हो 50% पे, तो कैलकुलेशन होगी इसके आधे पे। पहले इसको 50% करेंगे, इसका 10%, ये आपका इनवॉइस टैक्स अमाउंट आएगा। बट हमेशा हम इसको 100% ही रखते हैं, बट अगर किसी प्रोसेस में आपको परसेंटेज रखनी पड़े आफ्टर डिस्कशन विद बिजनेस, तो यू कैन कीप इट हेयर कि कंप्लीट अमाउंट पे लगाना है या हाफ अमाउंट पे लगाना है या 60% पे, 70% पे, दैट यू मेंशन इट हेयर। ठीक है। अब आते हैं पोस्ट इंडिकेटर। यहाँ पे हमें अलग से लाइन रिड्यूस करनी है अमाउंट की। स्टैंडर्ड पोस्टिंग बैंक वेंडर कस्टमर लाइन आइटम रिड्यूस।
अगर हम विदहोल्डिंग टैक्स काटेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरी बाकी लाइन पे, तो वो लाइन आइटम अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेंडर की अमाउंट की होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगा, कस्टमर होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, बैंक की पेमेंट होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक अलग सी लाइन आ जाएगी। नाउ व्हाट इज माई परसेंटेज? 10%। ठीक है, नाउ ये आपको नहीं करना होता। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर यू टू डू। क्लियर है? Yes, sir. What is it? The tax key, sir? Key, sir. 19AH something. ये ऑफिशियल की हमने जो बनाई थी, सेक्शन कोड थे ना जो इंडिया के लिए, हाँ, okay, sir. वो उसको लिंक किया यहाँ पर। इसके अंदर मेरी Correct. परसेंटेज है, तो नाउ दिस ऑफिशियल की इज हैविंग टेन Okay. परसेंट Correct. Got it. अभी ये वाले सारे ऑप्शंस क्लियर हैं? Yes, sir. यस ठीक है, सर। सर एक बार पोस्ट पोस्ट इंडिकेशन वाला बता दीजिए, ये इसमें एक सेकेंड। पोस्टिंग वाला। जब भी आप पोस्टिंग करोगे विद होल्डिंग टैक्स की, तो आपकी वेंडर की लाइन आइटम जो है रिड्यूस होगी, अमाउंट कम होगा उसका। यस। तो यस। बस वही वही बता रहे हैं बस, कि वेंडर की लाइन आइटम जो है मेरी कम कर देना, 50 की जगह 45 की कर देना। यहाँ पे एक्सपेंस 50 का है, वेंडर की लाइन आइटम 45 की होगी, रिड्यूस हो गई, और टीडीएस की नई लाइन आइटम आ गई। हम्म। तो दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग हियर। ओके। बाकी तो ऑप्शन इसमें क्या सर है सर? ऑप्शन कौन कौन से है सर इसमें, पोस्टिंग इंडिकेशन में? और एक ऑफसेट एंट्री फॉर जीएल ग्रेसिंग। ये कभी यूज नहीं हुआ, मतलब मैंने एक जगह देखा था बट ओके। नहीं होता यूज। तो ओके। 99% केसेस में आप यही वाला ऑप्शन यूज करोगे। ये आप जब आएगा तब सिनेरियो तब समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे, ओके। बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा, उसके लिए सिनेरियो बनाना भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये आपका परसेंटेज हो गया। एक ये ऑप्शन मुझे और बताना है, अभी नहीं बताऊंगा, पहले हम बेसिक सा कर ले फिर बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 10% की कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस टैक्स टाइप विच इज फॉर इनवॉइस। उसका टैक्स कोड है HZ। ठीक है, अब हम अगला कॉन्फ़िगर करते हैं HA के लिए, जो हमारा पेमेंट के लिए है। इसको करते हैं HA। बाकी सारी चीज़ें सेम ही ले लेते हैं, लेट्स टेक सेम टैक्स कोड। देखते हैं अलाउ कर रहा है, बिकॉज ये यूनिक हो गया इसके साथ, ये चीज और ये कॉम्बिनेशन जो है यूनिक हो गया। सर डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो सेम, बिकॉज कॉम्बिनेशन इज यूनिक, बट हम डिफरेंट ही लेंगे। एक बार इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को बाद में समझाने में थोड़ा इजी रहेगा डिफरेंट में। इसको ले लेते हैं HX HA। ठीक है, सेकेंड इज माई HX, ये मेरा पेमेंट के टाइम के लिए। सब कुछ सेम है, 10%। कैलकुलेशन वुड बी ऑन 100%। इंडिकेटर 1। सर जो ठीक है। आपने वो परसेंटेज बताई थी ना 100% वाला, हम्म। अगर इन फ्यूचर जैसे कि अभी इस टैक्स कोड में कोई एंट्री पोस्ट हो जाती है, तो मेरा कस्टमर कहता है कि मुझे 50% करनी है या 60% करनी है, तो हम चेंज कर सकते हैं इसको आफ्टर एंट्री? हाँ 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 हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट कोड बन गए HX एंड HZ। ये आपका टेक्स्ट टाइप है, ये इनवॉइस के लिए, ये पेमेंट के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर व्हाट वी नीड टू डू। रिसिपेंट टाइप। रिसिपेंट टाइप क्या होता है कि आपका पे जो ये टैक्स कोड है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कंपनी के लिए या इंडिविजुअल के लिए? सो दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो वी कैन डू इट। गो बैक, वो यहाँ पे आता है रिसिपेंट टाइप, इस वक्त इंडिया के लिए। अभी देखो, ये टैक्स टाइप आपका पुराने हैं, अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है H1 और HA। तो कॉपी कर लेते हैं, एक ये कंपनी, दो कंपनी करते हैं, दो अदर करते हैं। ठीक है, पहला कर दिया मैंने H1, फिर कर दिया H1, तो H सॉरी ये कर दिया HA। तो मेरा H1 और HA एप्लीकेबल फॉर अदर्स। H1 एंड HA, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी। अब मुझे बताओ एरर क्यों आ रहा है?
सर सेम की जनरेट हो रही है। हाँ सेम हो रही है, बट मेरा ये कॉम्बिनेशन तो अलग है। H1C हो गया। सिस्टम कह रहा है कि एक टैक्स कोड जब आप अपनी कंपनी में यूज करो तो यू शुड बी नोइंग कि वो टैक्स कोड कंपनी के लिए है या फिर अदर्स के लिए है। ठीक है, ओके। तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, H1 हमारा अदर के लिए कर लिया, या इसको भी कंपनी के लिए कर लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है खाली। इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं, कभी नहीं देखा मैंने। बस एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टेप तो कर रहे हैं। और सेम थिंग वी विल असाइन इन दी मास्टर डेटा ऑल्सो। या किसी और ने H1 के लिए ऑलरेडी कर रखा है टेक्स्ट टाइप के लिए, पर अभी बनाया तो हम ही ने खाली अभी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। वी विल गेट इशू, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो दैट वुड बी ऑल्सो गुड कि क्या इशू आया, क्या सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन सर एक बात है कि हमने हाँ दो टैक्स टाइप हमने क्रिएट किया है, कि H1 पेमेंट के लिए किया, एक इनवॉइस के लिए किया, बराबर। हाँ हाँ तो वी हैव टू असाइन आइदर कंपनी और इंडिविजुअल बोथ टैक्स टाइप्स, राइट? हाँ। है कि नहीं? हम्म, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया अच्छा। टेक्स्ट टाइप अच्छा। फॉर अदर एंड कंपनी। ठीक ठीक। वो पहले एरर आ रहा था, किसी ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। यहाँ ओके पे ओके, एच है हाँ मेरे हाँ कंपनी के लिए, नाउ आई क्रिएट दिस फॉर अदर्स ऑल्सो, क्योंकि हाँ, ये एक फ्री फील्ड है। H A, HA फॉर कंपनी, और इसका कोई यूज नहीं होगा आपको ज़्यादा। हम्म, कोई रिपोर्टिंग कभी बाई चांस आपको करनी पड़ेगी कंपनी के लिए, कितने टैक्स को टैक्स परसेंट अमाउंट हुआ है, तो आपका यूज है, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट नो यूज। H1 ठीक है। अब आगे चलते हैं। टैक्स कोड हमने बना लिया। एक सेकेंड, ये सब हमने टैक्स कोड बना लिए थे। अब आते हैं असाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप, जो हमने H1 और HA बनाया टैक्स टाइप, उसको हमें अपनी कंपनी कोड के साथ असाइन करना है, तभी इट वुड बी एप्लीकेबल फॉर माई कंपनी कोड। ठीक है, तो उसकी कंपनी कोड है, ओ उसका ट्रांजैक्शन कोड है ये, पाथ असाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर कंपनी कोड। सेम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कंपनी कोड है, उसके अंदर जाके हम असाइन करते हैं। वो तो लंबा लिस्ट है सर ये। हाँ हाँ, थोड़ी लंबी कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे लंबी कॉन्फ़िगरेशन आपको एसेट अकाउंटिंग की आएगी। ठीक है, यहाँ पे वी विल असाइन माई टैक्स टाइप टू माई कंपनी कोड। ये तो सर याद रखना तो थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब अगर कोई पूछेगा तो उसको कैसे बताएंगे ये सब पाथ में करना है? कोई नहीं पूछता पाथ। कंसेप्ट एवरीबडी पूछते विल हैं। एवरीबडी विल आस्क यू कॉन्सेप्ट, कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। और इतने सारे पाथ, इतने सारे टी कोड कोई याद नहीं कर सकता। हाँ, यूज करते करते आपको याद हो जाते हैं थोड़े बहुत, बट सारे इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं, उसके बाद आपको गूगल करना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड कोई भी कॉपी कर लेते हैं, पहले ये दोनों। इसको हम नाम, अपना कंपनी कोड है 001 H1। यहाँ पे सर भी दोनों। सर जी जी सी जी गलत हो गया, कंपनी कोड जी सी। फिर गलत हो गया। हम्म। ठीक है, यहाँ पे खाली हमें बताना है दिस टेक्स्ट टाइप जो हमने बनाया है, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम टू। और ये विद होल्डिंग टैक्स एजेंट को हम टिक करते हैं। If you set this indicator, you tell the system that for this withholding tax type, the company code is entitled to withholding tax on behalf of vendor. तो ये खाली हम एजेंट है टू कलेक्ट द withholding tax on behalf of vendor and we will make a payment to government. अब ये दूसरी लाइन आ गई हमारे पास। सर ये विथरन टैक्स का नंबर क्या आ गया? ये किसी और ने दिया हुआ, हमने नहीं दिया हुआ, हम इसको सर वो हटाएंगे। ऑटोमेटिकली आ गया? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आया, मैं बताता हूँ अभी।
आपने इसको हटा दिया, सेव कर दिया। देखिए, ये आपने दो बना दिए विद होल्डिंग टैक्स अपनी कंपनी कोड के लिए कि ये मेरे एप्लीकेबल है। अब आप कह रहे हो जो टैक्स नंबर है ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है? यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, किसी ने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए किसी ने उल्टा सीधा डाल रखा है, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, विथहोल्डिंग टैक्स नंबर? इट्स कभी डाला नहीं। लेट्स रीड आउट दिस थिंग। नंबर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी पर विद होल्डिंग टैक्स टाइप, नहीं, कभी नहीं करते ऐसा। अगर आपके पास 50 विद होल्डिंग टैक्स टाइप है तो 50 टैक्स नंबर आपके पास होंगे। आई हैव नेवर यूज। अभी मैं आपको रियल टाइम सिस्टम में लॉगिन करके दिखाऊंगा, उसमें भी देखना कुछ नहीं एंटर होगा ऐसा। इन द कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, नहीं नहीं, इट इज नो यूज। ठीक है, तो ये आपने कॉन्फ़िगर कर लिया अपना साइनिंग विद होल्डिंग टैक्स टाइप टू कंपनी कोड। तो दीज टू टैक्स टाइप आर एलिजिबल फॉर योर कंपनी कोड। नाउ ये सब कर लिया था हमने। एक्टिवेट, नाउ वी नीड टू डू द एक्टिवेट विद होल्डिंग टैक्स। एक्टिवेशन वुड बी उधर ही सर, वो कंपनी कोड के अंदर ही रहेगा फिर, दिस वन। नीचे वाला। हाँ, एक्टिव एक्सटेंड विजिबल टैक्स। नाउ लेट्स फाइंड योर कंपनी कोड। जब तक आप अपनी कंपनी कोड को एक्टिवेट नहीं करोगे, इट इज नॉट यूज। सो रीड दिस थ्योरी। इफ यू सेट दिस इंडिकेटर यू एक्टिवेट एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स प्रोसेसिंग। अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो विदहोल्डिंग टैक्स इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर योर कंपनी कोड। एंड देखो यहाँ पे सिस्टम इज गिविंग यू वो इंफॉर्मेशन, you are activating the extended withholding tax functionality. तो click on this question mark। पूरा थ्योरी पढ़ोगे then system will tell you आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो, be careful। After activating this you will not be able to go to classic withholding tax, this one। अगर आप क्लासिक को कर दोगे तो इस पे आना मुश्किल है, इसको एक्टिवेट कर दोगे तो क्लासिक में जाना मुश्किल है, और मेरे ख्याल से जा ही नहीं सकते। इफ यू हैव प्रीवियसली you are acting, don't note that you can use either classes but not both। so not both, so एक ही कर सकते हैं। but first you have to convert the database, so everything you need to convert फिर। this leads to अगर आप विदाउट कन्वर्टिंग डेटा सेट टू क्लासिक विद होल्डिंग टैक्स तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे विच विल टेक सो मेनी टाइम टू टू क्लोज दोस इश्यूज। और उसके लिए यू नीड टू रीच आउट टू एसएपी ऑल्सो कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू। सो वेन एवर यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्लीज रीड एंड देन टेक अ डिसीजन। तो इसमें हम डिसीजन ले रहे हैं कि यस वी आर एक्टिवेटिंग विद एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट। सेव इट। ओके। एक ऐसा इशू आया था वाइल क्रिएटिंग द टेक्स्ट कोड। वो एक नई फंक्शनैलिटी आई थी टेक्स्ट कोड में, टाइम डिपेंडेंट वाली। तो आई वाज एक्टिवेटिंग, मैंने विदाउट रीडिंग दैट इंफॉर्मेशन आई एक्टिवेटेड। बाद में आई रियलाइज दिस इज नॉट फॉर आर सिस्टम। मतलब सिस्टम था मेरे पास ऑन प्रमाइस, एस फोर आना में दो वर्जन होते हैं, ऑन प्रमाइस और ऑन क्लाउड। तो उसमें वो फंक्शनैलिटी एप्लीकेबल नहीं थी। तो वी नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम एसएपी टू रिवर्ट आर चेंजेस। वो चेंजेस हम रिवर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम एसएपी। तो जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसी कोई आए, येलो में आए इंफॉर्मेशन आए, रेड में आए, प्लीज रीड एंड देन टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि आपको पता कि यही आएगा, एंटर एंटर मारे। स्पेंड 5 minutes एक्स्ट्रा टू कंप्लीट एनीथिंग, बट रीड फर्स्ट एंड देन टेक अ डिसीजन। गो बैक। फिर ये ऑन क्लाउड और ऑन प्रोमिसेस तो बताया है, ये क्या मतलब हाना का जो कर रही है वो क्लाउड में सेव होगा, एंड नहीं ऑन नहीं नहीं, प्रोमिसेस ऐसा दैट विल बी ऐसा इनसाइड कुछ नहीं है द क्लाइंट उसमें। ओनली? उसमें खाली यही डिफरेंस था, जो इसका सर्वर होता है डेटाबेस, वो कंपनी के पास है या एसएपी के पास है, उसकी राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। करेक्ट बट कई फंक्शनैलिटी ऑन प्रमाइस में है, ऑन क्लाउड में नहीं है। और कई फंक्शनैलिटी ऑन प्राइम में, ऑन प्रमाइसिस में नहीं है, ऑन क्लाउड में है। बट इतना कोई डिफरेंस नहीं है काम करने के पर्सपेक्टिव से। ओनली डेटाबेस इज सिटिंग इन द ऑफिस और मे बी हैंडलिंग बाय एसएपी। अंडरस्टूड। इतना ही डिफरेंस मेन है।
सर हम थोड़ा फ्यूरी के ऊपर बात करेंगे कभी। ये फ्यूरी का हाँ, कंसेप्ट तो मैं समझा कि ये फ्यूरी क्या हम जो यूज कर रहे हैं, क्या ये फ्रंट पेज जो है वो फ्यूरी पेज है, ये क्या है, थोड़ा बाद में बात करेंगे। इफ इट इज शॉर्ट यू कैन टेल नाउ, बट एल्स यू कैन टॉक लेटर ये इफ इट इज लॉन्ग। एसएपी का ओल्डर वर्जन की स्क्रीन है गुई। इसको हम गुई कहते हैं। फ्योरी की स्क्रीन राइट। अलग होती है। वो मैं अभी आपको एक रियल टाइम सिस्टम है उसमें दिखा दूंगा आपको। इसमें ठीक है। इसमें इसमें शायद ओपन नहीं होगा, लेट मी सी, बिकॉज इट नहीं नहीं, टेस्ट। दैट्स फाइन। अगर लेट ज्यादा टाइम होगा तो बाद में करें। हाँ, बाद में बट कर आया लेंगे। ऐसे कुछ लेना। ये फ्योरी का ट्रांजैक्शन कोड है। नहीं, इसमें देखो अभी ओपन नहीं हो रहा, तो मैं मे बी आई विल शो यू इन माई रियल टाइम सिस्टम लेटर ऑन। श्योर। ठीक है। ये देखो फ्योरी का लॉगिन तो आ गया। मे बी आई विल बी एबल टू लॉग इन ऑल्सो, लेट मी सी। तो दिखाई देता हूँ जब अब ओपन हो ही रहा है। यहाँ पे सेम यूजर आईडी। तो फ्योरी विल लुक लाइक दिस। अभी ओपन होगा। एक तरह से इंटरनेट एक्सप्लोर की तरह दिखेगा आपको, देखो। ये फ्योरी है। जैसे हम पाथ में जा रहे हैं या ट्रांजैक्शन कोड रन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे टाइल होती हैं। ये सारी बैंक की टाइल्स हैं। टी कोड फंक्शनैलिटी एवरीथिंग इज सेम, इट्स ओनली द लुक एंड फील। लुक एंड फील इज डिफरेंट। और आपको यहाँ पर अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड पता है, तो अब यू विल एंटर द ट्रांजैक्शन कोड, और अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन पता है, यू विल एंटर द डिस्क्रिप्शन। This is a Fiore app, right? दिस इज फ्योरी। Yeah. So instead of using SAP, you can use, you can, all the transactions you can do it through Fiore itself, right? As per हाँ HANA. हाँ, बट इट वुड बी इजी इफ यू आर डूइंग कॉन्फ़िगरेशन थ्रू गुई। Correct. अभी आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द क्लाइंट जिसमें एसएपी फ्योरी है, और बिजनेस ऑल्सो सेज दैट कि यूज फ्योरी, बट Okay. इट इज इजी फॉर मी टू वर्क ऑन गुई, तो आई ऑलवेज यूज गुई जब Yeah, उनको GUI is good, sir, but background we हाँ need to get GUI. But हाँ nowadays, Fiore will some challenges. हाँ, Not मतलब आई विल that. डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज फ्योरी, हाउ टू यूज इट। Yeah. बट आई एम टेलिंग कि मैं हमेशा फ्योरी नहीं यूज करता, बिकॉज इट इज इजी टू वर्क थ्रू गुई। बट Okay. जब बिजनेस को दिखाना होता है, तो आई यूज फ्योरी ओनली। Okay. ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है जीएल बनाने हमें, कि जीएल जो हमने बनाया है कि 194H का मेरा जो टैक्स का अमाउंट कटेगा 10%, इट विल गो टू विच जीएल। तो उसके लिए वी नीड टू क्रिएट द जीएल, सो दैट जीएल वुड बी आर लायबिलिटी, कि हमें वो पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके लिए फर्स्टली गो टू OBD4। हमें डिसाइड करना होगा कि किस वाली रेंज में हमें लेना है, तो वी कैन टेक इट टू करंट लायबिलिटी। कॉपी करते हैं एंड लेट्स क्रिएट जीएल। Create current. This would be my balance sheet GL. This would be my current liability, and this would be, I would say, 194H commission. सर क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब वी आर गोइंग टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर्स, वी Yes, आर आल्सो गोइंग टू क्लेम द टैक्स व्हाट द कस्टमर्स हैव डिडक्टेड फ्रॉम अस, राइट? वो TD उसमें GST पे आएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट दैट एज पार्ट ऑफ टीडीएस। नहीं, TDS तो you will collect and you will make a payment to government. Correct. But what are the one that I need to claim from the government? For example, that the vendor have deducted the tax on behalf of the vendor, right? Vendor has to file the tax with the government to claim that money. Similarly, we are going to become the vendor for the customer. हाँ, When they have deducted the tax, उसके लिए हाँ TCS sir, होता है। TCS होता है, right? हाँ No, no, हाँ no. What I'm trying to say is that if the customer deducted the tax on behalf of us, we need to file the tax with the government. हाँ, नहीं, मैं Are we उसी not के to लिए। create that as a current asset नो category नो also? नो 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 नो, मतलब वो कब बिजनेस आपको बताएगा दे वांट टू हैव TCS ऑल्सो इन देयर सिस्टम और नॉट।
right. बिजनेस कहता है कि आई वांट टू हैव टीसीएस, देन यू विल डू द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। अगर वेंडर कस्टमर आपका टीडीएस काट रहा है और वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, तो यू विल फाइल द रिटर्न एंड अमाउंट यू विल रिसीव इट। अगर Got रिफंड it. यू विल रिसीव इट। बट आपको तो कुछ काटना नहीं ना, आपको कॉन्फ़िगर तो कुछ करना नहीं। बट अगर बिजनेस कहते हैं नहीं, आई वांट टू फॉलो टीसीएस प्रोसेस, तब आपको कॉन्फ़िगर करना है। और बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा कोई कंपनी कहेगा कि वी नीड टू कॉन्फ़िगर टीसीएस। बट हाँ, जीएसटी में टीसीएस भी इंक्लूड है। जीएसटी में जैसे कि मैंने एक सर्विस दी किसी को, उसने जीएसटी तो काटा काटा, प्लस टीसीएस भी काटा। जीएसटी प्लस टीसीएस, तो उसके लिए मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है जीएसटी में। got it. So this time TDS will be the current liability and TCS will be the current asset side. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके लिए हम जब जीएसटी की कॉन्फ़िगर करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीएल बना दिया। दिस वुड बी ओपन आइटम। ये वाला ओपन आइटम होगा या नहीं होगा? इफ यस, Yes. व्हाई? We have to post all the manual clearance, manual entries. Correct, correct. Because this is balance sheet, and this one we will clear because firstly we will have entry and then we will make a payment. So we will clear this entry. So that is why we need to market this open item. So now save it. Okay, so configuration is done for the GL, like master data we have created for the TDS GL also. Now we need to assign this GL because when we will be using H1 or HA, how system will pick the GL. For that, we need to configure in my withholding tax configuration. You In know, the all the things that I've done so far, uh, it is very small steps, step by step, right? But it has a lot of steps involved. So uh, instead, SAP could have given everything in one page itself, no? नहीं नहीं Okay, नहीं tax type, tax code, tuck, assign that. So in one screen that could have done. नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे, इफ यू गो विल गो टू टैक्स कोड, हाँ, एसएपी ने जो एसएपी बनाया, इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज फॉर ऑल द कंट्रीज। अगर आप यहाँ पे हम्म, जाओगे ना, ये जो इनकम टाइप आ रहा है, दिस इज फॉर पोर्तुगल, नॉट फॉर इंडिया। तो एसएपी ने, अब एसएपी तो फिर ये भी कहेगा ये तो तुम्हारे यूज में ही नहीं है, तो मैं हटा ही देता हूँ। तो जब हम्म, भी तुम इंडिया डालो, यू विल गेट ओनली दोज फील्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर योर कंट्री। वो भी एक ठीक है, बट एसएपी इतना करेगा तो कितना पीछे डेवलपमेंट करनी पड़ेगी एसएपी को। अभी भी अगर okay. आप तो देखोगे इसके पीछे, सर, हम्म, अगर आप इसके पीछे मुझे देखोगे एक, हाँ, तो आप कोडिंग देखोगे ना, इतनी वास्ट कोडिंग है ना, आप समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है। किसी के भी अंदर जाओगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इसलिए मतलब बोलता है उसको डिलीट मत करो, नहीं, वो पूरी डिलीट मिल तो, जाएगी। डिलीट तो मतलब ही नहीं सर। मतलब इसके अंदर देखो कितनी चीजें कैलकुलेशन लिखी हुई हैं। अगर आप इंडिया सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या आएगा, वो सिलेक्ट परसेंटेज करोगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सब पीछे लिखा हुआ है। हाँ, तो बहुत चीजें हैं, मतलब हमें कितनी जितना बड़ी सोचने, बहुत वास्ट है ऐसे भी। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको कैसे देखते हैं, क्या आया, पता नहीं क्या क्या आएगा सर। हम्म, मुझे इसलिए ऐसे बहुत नहीं। अच्छा लगा, बीपी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा लगा। बीपी का एक ही स्क्रीन में यू आर एबल टू क्रिएट योर कंपनी डिटेल्स, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर assign that to company code, then your बट बीपी purchasing का data so कॉन्सेप्ट, in one screen itself. हाँ बीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज इन वन स्क्रीन। हाँ सागर, यू वर सेइंग समथिंग। ये कह रहा था कि हाउ डू वी नो दैट दिस सेटिंग इज फॉर आवर कंट्री और फॉर अदर कंट्रीज, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये सेटिंग हमारी कंट्री के लिए है या ये तो दूसरी वो कंट्री के? जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इंडिया के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, हाँ और सारी चीज़ें मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो जो मैंने यूज़ नहीं करी वो मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके, ओके, हम्म, बट जितनी मैंने यूज़ करी है, बिकॉज अगर मैंने 10 साल में इतनी यूज़ करी तो मोस्टली इतनी ही यूज़ होती हैं। बट ओके। ऐसा नहीं है कभी कि आपको उसके अलावा कभी कोई चीज़ नहीं आएगी, आपको आएगी। फॉर दैट आपको मैं वैसे आपसे चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि यू विल फाइंड कि इसका लॉजिक क्या है। अगर आपको इसके बारे में, फील्ड के बारे में अगर पढ़ना है, सपोज इसी में जाते हैं,
इस टैक्स टाइप के बारे में आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे F1 करो, यू विल गेट टू नो कि क्या है। अभी सही गूगल बात है। कोड वाला इतना पेज कहाँ से लाए थे पुनीत सर? बोला, अभी वो जो कोडिंग का पेज कहाँ से खुला था आपने, क्या बताया, क्या क्यों किया था? वो नहीं, अभी नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को भी खाली वो पेज खोलना आता है, मुझे यूज़ करना नहीं आता वो पेज। ओके। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो यूज़ भी करनी नहीं आती है। बट मुझे इतना पता है कि क्या नहीं करना, अगर आपने कुछ कर दिया उसमें पीछे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके। हम्म, ओके। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ें आप जब रियल टाइम में जाओगे तभी देखना, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सेस नहीं होगा कुछ छेड़ने का, सर जाने का दिस, तो। इट इज अ पार्ट ऑफ एबेपर्स और इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक कंसल्टेंट? इट इज़ पार्ट ऑफ ओके। एबैपर। ओके। ठीक है, अब हमने जीएल लगा देते हैं, यहाँ पे जीएल लगाएंगे, दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन फॉर असाइनिंग द जीएल। यहाँ पे जीएल लगाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या हमारा ZZ01। अब इसके हम कॉस्टिंग कील अकाउंट, टैक्स कोड एंड टैक्स टाइप के कॉम्बिनेशन पे लगाएंगे हम। सेव द रूल, माई टैक्स टाइप इज H1 और उसका टैक्स कोड था HX। तो जीएल हमने क्रिएट किया है, विच इज दिस वन। फिर हमने बनाया HA, उसका टैक्स कोड था HX। तो जीएल इज सेम। ठीक है, बिकॉज ये सेम 194H के लिए, तो आई एम असाइनिंग सेम जीएल। ऐसे ही सर एक आपके बात और टैक्स बताइए। हैं। अ, ये जो हमारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वी हैव मल्टीपल व्हाट यू से ग्रुप्स, राइट? फॉर एग्जांपल मल्टीपल एरियाज दैट डू द कॉन्फ़िगरेशन। फॉर हम्म, एग्जांपल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देन आपका अकाउंट्स पेबल हो गया, रिसीवेबल हो गया, एसेट हो गया, इंटरकंपनी हो गया। सो दीज आर द मल्टीपल सब प्रोसेस वी हैव, राइट? हैं, तो हैं, ये जब एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है, हैं। is it one specific individual does involve in all the subgroups of the processes, or there is a separate team involved in each of the process नहीं नहीं, groups? जितना चीजें हम कर रहे हैं, अगर आप छोटी कंपनी में जाओगे तो यू विल बी 1 पर्सन और मे बी 2 पर्सन वुड बी डूइंग कंप्लीट थिंग। Hmm. APAR GL एसेट बैंकिंग टैक्स एवरीथिंग यू विल बी डूइंग, अगर छोटी कंपनी में जाओगे, बिकॉज वहाँ पे एक ही कंपनी कोड होगा, एक या दो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तीन चार Right. हो सकते हैं। बट अगर आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको इसके सब मॉड्यूल्स अलग अलग हैंडल करने पड़ते हैं। जैसे कि जब मैं अभी जिस कंपनी में हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट कंपनी, आई वाज हैंडलिंग ओनली टैक्स। शुरू के 2 ढाई साल मैंने टैक्स ही संभाला फॉर Hmm. यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज वहाँ पे 300 कंपनी कोड थे। Then you become an expert to that in हाँ, that area. फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट चेंज हुआ, देन उसमें मैंने एसेट अकाउंटिंग संभाला खाली, बिकॉज वहाँ पे भी जो थे कंपनी कोड ज़्यादा थे, 12 15 थे जिसमें मैं कर रहा था। और वो अलग अलग फेजेस में थे कि इस फेज में हमें इन कंपनी कोड को करना है, फिर 2 महीने बाद और कंपनी कोड करना है, ऐसे करते करते उसमें मैं खाली एसेट अकाउंटिंग संभाला था। नाउ फ्रॉम मंडे, जो मंडे कल से आएगा, आई एम गोइंग टू वर्क विद न्यू प्रोजेक्ट, उसमें मैं खाली टैक्स संभालूंगा फिर। क्या बट बात है। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर छोटी कंपनी के साथ, आई वाज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, APAR GL एसेट बैंकिंग एवरीथिंग। फाइनेंस का जो हम कर रहे हैं सब कुछ सिंगल हैंडेडली आई वाज हैंडलिंग। मतलब ऐसा नहीं कि मैं खाली था, सीनियर था, बिकॉज आई वाज फ्रेशर और मे बी आई वाज नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस। तो सीनियर था, बट इनिशियली छोटी कंपनी में आपको सब कुछ संभालना पड़ता है, एंड दैट इज गुड पार्ट। Hmm. आपको सब कुछ संभालने को मिलता है तो इट इज गुड, यू विल बी लर्निंग सो मेनी थिंग्स। अभी मेरे को क्या है, आई विल बी लर्निंग ओनली एसेट, मतलब बट इसी बड़ी कंपनी में भी एक प्लस पॉइंट है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक ही चीज़ पे। जितनी चीज़ें मुझे टैक्स पे आती हैं, इन माई नॉलेज, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको नहीं आती, उनको और चीज़ें ज़्यादा आती होंगी, बट बिकॉज मैंने टैक्स पे ज़्यादा काम किया है इसलिए मुझे टैक्स की ज़्यादा चीज़ें आती हैं। सही बात है। S4 HANA की रिपोर्ट है, जो S4 HANA में है, ECC में है ही नहीं, DRC कहते हैं उसे हम। DRC और ACR वो मुझे आती है, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी और को नहीं आती है। राइट। और वो हाना कब से आया? 2 साल पहले। क्या कब से आएगा? हाना हाना हाँ, S4 हाना कब से आया? आई मीन ऑलरेडी इट वाज ACC। 2015 से S4 HANA चल रहा है। 15 से चल। ओ, ओके। और अभी तक
50% कंपनियां ईसीसी पे ही हैं। मेरा एसएपी डेडलाइन दे रहा है बार बार, बट कंपनीज आर नॉट मूविंग। तो लेट्स सी, अभी 2027 की डेडलाइन है। ठीक है, अभी हमने ये टेक्स्ट कोड भी कॉन्फ़िगर कर दिया जो हमने क्रिएट किया था। नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द ईयर फॉर टीडीएस सर्टिफिकेट। ये हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। अभी मैं आपको रियल टाइम सिस्टम दिखा देता हूँ, बिकॉज अभी भी कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, उसको भी लग जाएगा फिर आधा पौना घंटा और। एंड आई हैव अनदर बैच एट 10:30। मैं आपको तब तक रियल टाइम सिस्टम दिखा देता हूँ। इस वाले क्लाइंट पे हमने विद होल्डिंग टैक्स और जीएसटी की है। बाकी चीज़ें ऑलरेडी हो रखी थी, और उसके लिए दूसरी कंपनी है। बाकी बाकी चीज़ें दूसरी कंपनी ने करी है। हमने खाली विद होल्डिंग टैक्स और टीडीएस किया था। जब तक ये लॉगिन हो रहा है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था तब तक। मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ दिखाई थी कि मैं आई विल टेल यू लेटर ऑन। यहाँ Are पे you मैंने continuing the class, sir, now? सॉरी। Are you continuing the class now, today, sir? Or... हाँ हाँ, ओनली अनदर 5 मिनट्स, Okay, वी विल क्लोज। तो एक sure. टॉपिक मैं आपको ये बताना था, विद होल्डिंग टैक्स फॉर्मूला। अब आप इसको, मैं आपको पहले एक्सेल में समझाता हूँ। सपोज आपके पास है 1 लाख का इनवॉइस, इनवॉइस अमाउंट, बट आप इस पे 10% कैलकुलेट करना नहीं चाहते, और या इस पे कैलकुलेशन 10% की नहीं है। आप कहते हो इसमें से 50,000 के ऊपर जो है मेरी 10% कैलकुलेशन होगी, 30,000 के ऊपर मेरी 20% की होगी, और 20,000 के ऊपर मेरी जो है 30% की होगी। तो मेरा टैक्स बनेगा, अगर मैं फ्लैट 10% लगाता तो मेरा टैक्स बनता 10,000। अभी कितना बन रहा है? 17,000। बिकॉज ये मेरे को अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग अमाउंट पे कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे इतने अमाउंट तक, 50,000 तक 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 30% फॉर 20,000। तो इसका आएगा, दिस वुड बी माई टैक्स अमाउंट, टोटल वुड बी 17,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। तो उसके लिए एसएपी ने यहाँ पे दिया टैक्स विद होल्डिंग टैक्स फॉर्मूला, कि आप ये डिजाइन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, एंड यू कैन डिडक्ट द विद होल्डिंग टैक्स एज पर बिजनेस। अगर बिजनेस कहता है कि मुझे ऐसे कैलकुलेशन करनी है। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है? yes sir, the Yes. tax slab. हाँ, टैक्स स्लैब यू कैन से कि आई हैव अ इनवॉइस ऑफ 1 लाख, उसमें मेरे 3 डिफरेंट टैक्स परसेंटेज यूज होंगी। टिल 50,000 10%, आफ्टर 50,000 टिल 80,000 इट वुड बी 20%, विच इज 30,000, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी 30%।
So calculation would be like this. So we can do same configuration in SAP and we need to tick this withholding tax formula. अगर आप चाहते हो कि ये वाला टैक्स टाइप टैक्स कोड मेरा ऐसे कैलकुलेशन करे तो यू नीड टू मार्क दिस टिक एंड देन यू नीड टू डू फर्दर कॉन्फ़िगरेशन। वो देखो यहाँ पे दिखेगी आपको, डिफाइन फॉर्मूला कैलकुलेशन, ये जो है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी सिस्टम देख लेते हैं। हेलो। टुडे इज नॉट अ चेकआउट सर। ठीक है, ये क्लाइंट का सिस्टम है। हाँ। नो। ठीक है, मैं इसमें जल्दी से आपको विथहोल्डिंग टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्री वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल की। अब देखोगे यहाँ पे ऑफिशियल की हमने कितनी लगानी है, हमने यही 5-6 लगाई है जो हमने बिजनेस ने हमें बताया कि उनके लिए ये वाली एप्लीकेबल है। ऐसे नहीं कि हमने 50 क्रिएट कर दी, हमने 5-6 क्रिएट करी हैं जो हमें बिजनेस ने बताई। फिर एग्जाम्पशन रीजन कुछ नहीं बताया था तो हमने कुछ नहीं किया। रिसिपेंट टाइप हमने लगा दिए। फिर आते हैं कैलकुलेशन पे, टैक्स टाइप हमने ये बनाए कि 4-5 हमारे टैक्स टाइप हैं सेक्शन कोड के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं टैक्स टाइप फॉर पेमेंट, हमने यहाँ पे खाली इनवॉइस पे लगाया है बिकॉज अभी टेस्टिंग चल रही है एंड उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि पेमेंट पे लगाना, दे वर डूइंग ओनली टेस्टिंग। अभी वो इनवॉइस के उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, वंस दे विल कंफर्म कि उनको पेमेंट वाला भी चाहिए देन वी विल कॉन्फ़िगर पेमेंट। फिर आते हैं टैक्स कोड, तो ये हमारे टैक्स कोड है। अगर आप इसके अंदर जाओगे किसी के अंदर, तो किसी में भी हमने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा था सम टाइम यू विल गेट दिस सिनेरियो कि आपको स्लैब वाइज कैलकुलेशन करनी है। बाहर की कंट्री में तो करा है मैंने, इंडिया में नहीं किया मैंने, बट आई नो दिस थिंग, दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू। ठीक है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके यहाँ पे आता है फॉर्मूला वाला कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप बताओगे कंट्री कौन सा टैक्स टाइप कौन सा टैक्स कोड है, फिर इसके अंदर लाइक जाके स्लैब रेट हो गया ना सर एक तरीके से, क्या होगी। स्लैब रेट की तरह कि इस हाँ, स्लैब। स्लैब रेट। बट आप खाली टेक्स्ट कोड के थ्रू स्लैब नहीं कर सकते कैलकुलेशन, उसके लिए आपको फॉर्मूला वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी ओके। पड़ती है। ठीक है, वो हम अपने इस टेस्टिंग सिस्टम में करेंगे, इसमें मैं नहीं छेड़ सकता। तो यहाँ पे कंपनी कोड यहाँ पे असाइन कर दिया टेक्स्ट टाइप कंपनी कोड के साथ। यहाँ पे टैक्स जीएल लगा दिया हमने, स्टार्ट ऑफ अकाउंट बी एम एफ, ये सारे हमने जीएल लगा दिए विद होल्डिंग टैक्स के। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक करी है, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बताइए कोई क्वेरी। नो सर, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डब्ल्यूटीएम्स। हाँ हाँ, अभी तो एसेट अकाउंटिंग आएगा सर। नहीं ठीक है, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो वो टेलर है ना एसेट। सर। और ये विद होल्डिंग टैक्स इजी है, अभी जीएसटी आएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नहीं, ठीक है सर।